नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में जो एक समता मूलक समाज के लिए समर्पित थे। जी हाँ, वो नाम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या व्यक्तित्व था और किस तरह समाज की स्थापना करने के लिए, एक सभ्य सुसंस्कृत और आदर्श समाज की स्थापना के लिए उन्होंने संघर्ष किया, क्या उनका कृतित्व था, इस विषय में चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विख्यात और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बुद्ध प्रिय जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं श्री मुकेश कुमार जी, आप शिक्षक हैं। श्रीमती जसविंदर कौर जी हमारे साथ हैं, एक महिला समाज सेविका हैं और साहित्यकार भी हैं आप। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए डॉक्टर राम मनोहर राव जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार। आप सब जनों की उपस्थिति में आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में जो एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए सदैव समर्पित रहे। जी डॉक्टर बुद्धप्रिय जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं जिनके एक नहीं अनेक गुरु थे। अगर हम ये जानना चाहें डॉक्टर साहब के जो गुरु थे वो कौन थे और इसके पीछे क्या रहस्य छुपा था, तो क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? मुकेश जी, आपको साधुवाद। ये बहुत ही समसामयिक आपने प्रश्न किया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 3 गुरु थे जी। सबसे पहला उन्होंने गुरु बनाया शास्त्रा तथागत गौतम बुद्ध को। ये गुरु बनाया उनको आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए। जी। दूसरा गुरु बनाया उन्होंने सदगुरु रैदास को। ये सामाजिक क्षेत्र के लिए उन्होंने बनाया। जी। तीसरा गुरु बनाया उन्होंने ज्योतिबा राव फूले को। ये सामाजिक क्षेत्र के लिए बनाया। जी। शास्त्रा तथागत बुद्ध का जो चिंतन है मानव कल्याण के लिए, वो बाबा साहब को प्रभावित करता है। जी। जी। जो समता मूलक समाज की परिकल्पना बुद्ध के यहाँ से शुरू हो करके और बाबा साहब अंबेडकर तक आती है। जी। जी। उन सब की फिलॉसफी में बाबा साहब अपने को समाहित करते हैं और सब काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दबे कुचले मानव कल्याण के लिए, समता मूलक समाज के लिए, जी। देश के नवनिर्माण के लिए, साहित्यिक क्षेत्र के लिए, सभी क्षेत्रों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन तीनों गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के और उनके कार्यप्रणाली को देख करके जी ही आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। मुकेश जी, आप ये बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने कई ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण ही था। कौन सी थी वो संस्थाएं और किस तरह मानव कल्याण के लिए काम करती थी? बाबा साहब ने बहुत सी संस्थाओं का निर्माण किया, लेकिन पहले मैं उनको समर्पित चंद पंक्तियां पेश करता हूँ। बिल्कुल। जब रौंद रहा था मनुज मनुज, जब रौंद रहा था मनुज मनुज, अभिशाप बना था जब जीवन, जब रीति परंपरा की वेदी पर मानवता थी बनी हवन, तब उदय हुआ एक सूर्य नया। तब उदय हुआ एक सूर्य नया और मिटा अंधेरा विषमता का। वह राष्ट्र निर्माण का था योद्धा और रक्षक था मानवता का, और रक्षक था मानवता। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक राष्ट्र निर्माण के सच्चे प्रणेता थे। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए और जो यहाँ पे दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग थे और महिलाएं, उनके उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कई संस्थाओं का स्थापना की, जिनमें से बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अच्छा, और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, भारतीय बौद्ध महासभा, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल। अगर हम बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात करें तो 20 जुलाई 1924 की इसकी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था पुस्तकालयों की स्थापना, जी, छात्रावास बनवाना और औद्योगिक और कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करना। जी। इसी तरीके से हम ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की बात करें
इसके द्वारा भी उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और सभी लोगों को उनके हकों के बारे में और उनको एहसास दिलाया कि आप समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए, और यदि आपके साथ कोई ऐसी भावना का बर्ताव करता है तो आप अपने को समान समझें और अपने हकों को, अधिकारों को समझें। जी, यानी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बाबा साहेब के मन में जो एक दृष्टि थी, एक जो सोच थी, उसको सामने रख कर के उन्होंने अलग अलग संस्थाओं की स्थापना की। बिल्कुल सर, इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जी, कि संत रविदास जिन्होंने अपने दर्शन में एक उनकी सूक्ति मुझे याद आती है, उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, जी, जी, छोटो बड़ो सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। जी, बिल्कुल। तो जो समतामूलक और एक समाजवाद राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं संत रविदास, उन्होंने अपने जीवन संघर्ष और सतत रूप से उसी पथ पर चलते रहे और उसी परिकल्पना को, उसी संकल्प को, उसी प्रतिबद्धता को आगे लेकर के साकार कराए। बिल्कुल, एक आदर्श भारत के निर्माण में बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमिका अतुलनीय है, सराहनीय है और एक ऐसी उपयोगिता है उनके एक एक कृतित्व की कि जिसके लिए कुछ भी कहना बहुत ही सीमित होगा। हमारे साथ हमारे इस परिचर्चा में भाग ले रही हैं श्रीमती जसविंदर कौर जी, चूँकि बाबा साहेब का ये विचार था कि किसी भी समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए महिलाओं को आगे आना ही चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहेब ने निस्संदेह बहुत ही सराहनीय प्रयास किए थे। क्या विचार हैं आपके, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, बाबा साहब की सोच महिलाओं के प्रति क्या थी? देखिए, बाबा साहब का योगदान क्या है। बाबा साहब स्टार्टिंग से ही उन्होंने महिलाओं को मतलब अनेक अत्याचारों के में आते हुए देखा है, तो इसलिए उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे पहले तो शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया। तो उन्होंने ये कहा था, बाबा साहब का मानना ये था कि यदि एक औरत शिक्षित होती है तो वो परिवार, समाज, देश और अपने राष्ट्र के लिए सक्षम, सशक्त तरीके से जब वो सामने आती है तो अपने देश का विकास कर सकती है, समाज का विकास कर सकती है, परिवार का विकास कर सकती है। ऋग वैदिक काल और बौद्ध काल में इस महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। उसमें आप देख सकते हैं कि बौद्ध काल में भी तथागत बुद्ध ने जो है महिलाओं को आगे बढ़ाया शिक्षा का, और उन्होंने अपनी उसी में प्रवज्ञा दी थी। बौद्ध काल में स्त्रियों की स्थिति जो थी बहुत अच्छी थी। और मध्यकाल आते आते जो है, मध्यकाल जब बीच में आया तो उस समय शिक्षा का स्तर वो गिर गया। तो इसके बाद जब शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था तो उसमें बाबा साहब ने जब इन कंडीशन को देखा, तो पहले भी महापुरुषों ने बहुत से काम किए हैं शिक्षा के लिए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन शिक्षाओं के अधिकारों को, महिलाओं को एक संविधानिक तौर पे कानून में दर्ज करवाया। तो उसमें क्या था कि जैसे आप देख सकते हैं कि बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल 14-15 में भी उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए हैं, समानता का और बराबरी का अधिकार दिया। और दूसरा उन्होंने धर्म, जाति और राजनीतिक, नैतिक संरक्षण भी महिलाओं को देने की बात उन्होंने संरक्षण दिया। और उसी में ही बाबा साहब जब महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाए थे, तो हिंदू कोड बिल जो उन्होंने बाबा साहब लेके आए थे, तो उसमें क्या था कि वो बहुत खुश हुए थे कि मेरे हिंदू कोड बिल से महिलाओं की जो स्थिति बहुत सुधरेगी, मजबूत होगी और उनका जो है सर्वांगीण विकास सही होगा और समाज के लिए भी वो सामने आएंगी काम करने में, देश के लिए। राम मनोहर राव जी भी हमारे साथ हैं, चूंकि आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान की जो आत्मा की रचना उन्होंने की, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसके विषय में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? शुरुआत मैं करूंगा अपनी इन 2 पंक्तियों के साथ। अंधेरों में गुजारी बेशक हमने सदियां तमाम, राहें हुई रोशन बाबा साहब के आने के बाद। वाह। तो वो जो सबसे बड़ा योगदान आपने अभी बताया कि संविधान में, चूँकि इसके लिए हमें समझना होगा थोड़ा भारत का जो समाज था, जैसा कि सभी को मालूम है कि भारत में सभी धर्म के लोग हैं, सभी
वर्ग, जाति, तरह तरह के लोग जो है विदेशों से भी आकर बस गए, तो उन सबको एक सूत्र में बांधना, साथ ही किसी का अहित ना हो, सबका सर्वांगीण विकास हो और देश का भी विकास हो, इन सब के मद्देनज़र उन्होंने संविधान बनाया था। जी और संविधान को समझने के लिए हम संविधान की उद्देशिका जी की बात करेंगे। मैं यहाँ जरूर संविधान की उद्देशिका पढ़ना चाहूँगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उनको सही समान और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाए जाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जी इसमें आपने देखा कि चूँकि उस समय तमाम छोटे छोटे साम्राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे और सामंती व्यवस्था थी, तो इन्होंने सबसे पहले तो लोकतंत्र की व्यवस्था की, ताकि लोकतंत्र का मतलब फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जी तो सबका सहयोग हो, सबकी हिस्सेदारी हो, ये लेकर चले। और ये गणतंत्र अभी जैसा कि बात हुई है वो बुद्ध से ही प्रेरित होकर उन्होंने रखी थी ये। और साथ ही साथ समाजवादी कहा, पंथ निरपेक्ष कहा। पंथ निरपेक्ष के बारे में बड़ी स्पष्ट बात कहूँगा कि हमें धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में उन्होंने कह दिया है कि आप सबको अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता है, आप अपना प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेट, राज्य यानी हमारा देश जी किसी एक धर्म का नहीं है। तो स्टेट किसी धर्म का नहीं है, बल्कि पंथ निरपेक्ष का मतलब हम सब को पूरी आज़ादी है कि अपना अपना धर्म माने, जी लेकिन पूरे स्टेट का कोई धर्म नहीं हो। जी जी साथ ही साथ उन्होंने सभी को, चूँकि उन्हें ये भी पता था, चूँकि जिस वर्ग संप्रदाय से आए हैं वो, जिसमें उनका जन्म हुआ है, वो अनुसूचित जाति में था, तो उन्होंने सारे दुखों को स्वयं सहा। जी और कहीं न कहीं यही दुख उन्हें संघर्षों की ओर ले जाते हैं। और एक संविधान की सही रचना के लिए कि सबका विकास हो, इसमें सबको शिक्षा मिले, सबको समान अधिकार मिले, तो मैं बात करूंगा कि मूल अधिकार उन्होंने क्या दिए। जी एक तो समता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म अधिकार, और किसी भी शोषण के लिए क्या उपचार हैं, मतलब आप चाहें तो अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है जी तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी बिल्कुल मदद ले सकते हैं। जी तो ये मौलिक अधिकार उन्होंने अनुच्छेद 21 में बताया है। जी और जो उन्होंने सभी के लिए, चूँकि उस समय बड़ी ही विषमताएं थीं, जी सबका स्टेटस अलग था, सबकी आर्थिक स्थिति अलग थी, सब धर्म अलग अलग धर्म के थे, तो इसलिए आवश्यक हो गया था कि चाहे वो अनुच्छेद 13 में तमाम तरह की रूढ़िवादिता थी, तो उन्होंने ये सबसे पहले निश्चित किया कि हम जितनी भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उसके तहत सारी रूढ़िवादिता स्वतः समाप्त समझी जाए। जी जी 14 के द्वारा उन्होंने
अनुच्छेद 14 के द्वारा उन्होंने समानता का अधिकार दिया। इसी प्रकार जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी खासकर डाउन ट्रोडन क्लास के लिए कि जाति में बटे हुए थे और वो भी वर्टिकल सिस्टम में, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, इसलिए उन्होंने, और छुआछूत की बड़ी ख़राब प्रथा थी, तो अस्पृश्यता उन्मूलन उन्होंने अनुच्छेद 17 के तहत उन्मूलन कर दिया। जी बिल्कुल, इस सब के पीछे लक्ष्य यही था कि समाज में एक रूपता एक स्थापित रूपता हो, आए, सभी समान और हैं। इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 15 में और स्पष्ट कर दिया जी कि भारत के किसी भी राज्य का नागरिक कहीं भी जाके रहे, चाहे वो भले ही किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी महिला हो या पुरुष हो, अमीर हो गरीब हो, वो कहीं भी स्वतंत्र रूप से रह सकता है और अपनी जीविका, चूँकि ये भी जीविकोपार्जन का मौलिक अधिकार है, आश्रय का मौलिक अधिकार है, तो वो जा सकता है, रह सकता है। जी डॉक्टर बुद्धप्रिय जी, चूँकि अधिकारों की बात डॉक्टर साहब ने उठाई है, अधिकारों के विषय में सभी बात करते हैं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निश्चित ही लोगों के अधिकारों की बात की, वहीं कर्तव्यों को भी उन्होंने विमुख नहीं किया। कर्तव्यों की बात भी बहुत ही वजनदार तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही है। जो कर्तव्य है एक भारतीय नागरिक के, बाबा भीमराव अंबेडकर के शब्दों में वो क्या होने चाहिए, आखिर क्या देखना चाहते थे, वो क्या चाहते थे समाज के लोगों से, देश के लोगों से, देश हित में और समाज हित में? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जो तथागत को उन्होंने अपना गुरु माना जी, और तथागत बुद्ध समाज के प्रति जो सोच थी वो समतामूलक समाज बनाने की प्रक्रिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत नवनिर्माण के लिए अथक प्रयास करते हैं। जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व को आप देखेंगे तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें बाबा साहब का शोध न हो। जी जैसे सामाजिक कार्य है, आर्थिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, राजनैतिक कार्य है, शैक्षिक कार्य है, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लेबर कानून बनाया और उनको बताया कि आपको 12 घंटे के बदले में 8 ही घंटा काम करना है और उसकी पूरी मजदूरी मिलेगी। जी उसमें भी यदि आप छुट्टी लेते हैं तो उसका भी आपको वेतन मिलेगा। और महिलाओं के लिए बाबा साहब ने कहा कि जैसे महिला प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा होने वाला है, यदि वो काम से विरत रहती है 2 दिन 4 दिन तो उसको ये अवकाश और सुविधा प्रदान किया जाएगा। मतलब किसी भी क्षेत्र को बाबा साहब ने ऐसा नहीं छोड़ा कि जो भारत के नव निर्माण में उनका कार्य न प्रदर्शित होता हो। जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब 1907 में जी अपने गुरु कृष्णाजी केलुस्कर के द्वारा एक किताब भेंट में प्राप्त करते हैं, बुद्ध चरित्र जी, और उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस दिन से ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि जो तथागत बुद्ध की सोच है समानता की, भाईचारे की, जी भ्रातृत्व की, वो समाज की हम परिकल्पना करते हैं और उसी परिकल्पना को हम साकार करने की दिशा में प्रयास करते हैं। वहाँ पर कबीरदास को वो सबसे पहले रखते हैं जी, क्योंकि कबीर साहब भी उनके सेकंड गुरु हैं। हम्म, कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर हैं, रोए और जागे। जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने समय में सबसे ज़्यादा सामाजिक कुरीतियों से पीड़ित थे, मानसिक कुरीतियों से पीड़ित थे, धार्मिक कुरीतियों से पीड़ित थे और इन कुरीतियों से पीड़ित होने के बाद ये चाहते थे कि मैं एक ऐसा भारत का संविधान बनाऊं जिसमें सबके लिए समानता का हक व हकूक दे दूं कि मेरे जाने के बाद भी कोई तथागत बुद्ध के आदर्श को न भूल पाए, सदगुरु कबीर के आदर्श को न भूल पाए,
ज्योतिबा राव फूले के साहित्यिक कार्य को न भूल पाए और सदगुरु रैदास का जो साम्यवादी चिंतन है उसको भी न भूल पाए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हर क्षेत्र में, भारत के हर क्षेत्र में आर्थिक चिंतन में जो बाबा साहब काम करते हैं उनका कृतित्व सराहनीय है। जी। जितने भी दामोदर नदी घाटी परियोजना है, सोन नदी घाटी परियोजना है, हीराकुंड बांध परियोजना है, नहरों के लिए सिंचाई की व्यवस्था है, और जो जमीन का राष्ट्रीयकरण है वो बाबा साहब चाहते हैं कि जो जमीन जोतने वाला हो उसको हक मिले कि वो भी जमीन का मालिक बने। मतलब सामंती व्यवस्था से मुक्ति चाहते थे बाबा साहब, और उनकी एक स्वस्थ समतामूलक समाज की परिकल्पना थी जिससे कि भारत भौतिकवादी युग में अच्छा विकास कर सके। जी। खोती प्रथा के उन्मूलन की जो बात बाबा साहब ने कही है उसके पीछे शायद यही उद्देश्य रहा होगा जी। क्योंकि जो बंधुआ मजदूर थे उस समय जो खेतों में काम किया करते थे, जमींदारी प्रथा में पीड़ित लोग थे, उनके लिए बहुत काम किया। क्या बताएंगे मुकेश कुमार जी खोती प्रथा के विषय में हमारे दर्शकों को? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने बचपन में देखा था, उसका एक अंश सा मैंने अपने गांव में भी देखा है कि एक प्रथा जो चलती आती है, संवैधानिक हक मिलने के बाद धीरे धीरे वो प्रथा समाप्त हुई जी। जिसके साथ कुछ अंश मैंने अपने बचपन में देखे हैं कि बेगार कराई जाती थी। जी। तो खोती प्रथा में जिनके पास जो बड़ी बड़ी जोतों के मालिक होते थे उनको वो ऐसे परिवारों को अपने साथ रखते थे जिनको कोई मानदेय नहीं मिलता था, उनको केवल गुजारा भर के लिए उनको राशन मिल जाता था, अन्न मिलता था, और वो वहीं रह कर के उनके यहाँ काम करते थे, बंधुआ मजदूर। जी। उनसे बेगार ली जाती थी और इस परंपरा का निर्वहन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। बाबा साहब ने जब इस प्रथा को देखा तो उन्होंने 17 सितंबर 1937 को श्रम सदस्य के रूप में बम्बई विधानसभा में एक विधेयक पारित कराकर इस प्रथा का अंत कराया और इस कुरीति से देश को आज़ादी दिलाई। जी बिल्कुल, वाकई में एक ऐसा प्रयास था बाबा साहब का जिससे उन लोगों को मुक्ति मिली जो सदियों से पीड़ित थे। क्योंकि बाबा साहब का जो थीम था, जो विचार था, जो आइडियोलॉजी थी, वो साहित्य की ओर भी थी, और विशेष तौर से वो चाहते थे कि महिलाएं भी साहित्य सृजन के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि हमारे साथ मैडम कौर मौजूद है और बाबा साहब का जो एक उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त बनाए, उसके बाद महिलाएं साहित्य की दिशा में भी अपना कदम बढ़ाएं। क्या कुछ किया था बाबा साहब ने महिलाओं को साहित्य से जोड़ने के लिए? क्या कहता है आपका विचार, आपका अनुमान? बहुत अच्छा। देखिए, ये जब साहित्य की बात करते हैं तो बाबा साहब से पहले भी, जैसे आप पहले पीछे जाएं तो उसमें गार्गी थी, और गार्गी को हम ज़्यादातर साहित्य में देखते हैं। जी। उनका योगदान रहा है। उसके बाद जब बाबा साहब ने बहुजन साहित्य की या सामाजिक साहित्य की बात करते हैं तो बाबा साहब ने साहित्य के लिए महिलाओं को पहले तो शिक्षा की तरफ जब बढ़ावा दिया है, तो उससे मतलब जब एक अपने मुंबई की अपने विधान परिषद में उन्होंने कहा था कि महिलाओं की शिक्षा का महिलाओं का जो है माप मैं उन्नति उनकी शिक्षा से लगाता हूँ। कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तभी उनकी उन्नति हो सकती है। और शिक्षा की अलख जगाते हुए बाबा साहब ने जब इस चीज़ को महिलाओं के लिए प्रेरित किया शिक्षा के लिए, तो उसमें फिर बाबा साहब से ये सब ग्रहण करते हुए, देखते हुए बाबा साहब के साथ जो उन्होंने महिलाओं के लिए बारे में सोचा, तो उसमें कई लेखिक महिलाएं साहित्य के रूप में हमारे सामने आती हैं। जैसे उस समय क्या था, जब इनसे साहित्य से प्रभावित होकर पहले तो लक्ष्मीबाई जो बामभोर थी, उन्होंने 1931 में ही एक साहित्य पत्र लिखा था, समाचार पत्र लिखा था, चोखा मेला। जी। चोखा मेला के बाद फिर धीरे धीरे जब हम आगे जाते हैं तो फिर बहुत सी इससे प्रेरित होकर माता लक्ष्मीबाई सावित्रीबाई से प्रभावित होकर, पहले सावित्रीबाई जैसे साहित्यकार भी रही है, लेखिका भी रही है, उनसे भी प्रभावित होकर बाबा साहब से प्रभावित होकर महिलाएं सामने आई हैं। जैसे उसमें डॉक्टर कुसुम जी थी, और फिर एक सुशीला
सुशीला पांक बोरे थी और रमा पंचाल रही हैं। तो इनका साहित्य की तरफ काफ़ी रुझान रहा है और उनके लिखे हुए साहित्य को पढ़ करके आज जो महिलाएं और आगे आ रही हैं, साहित्य की तरफ बढ़ रही हैं। तो बाबा साहब का दिए हुए प्रेरणा से जो साहित्य में महिलाओं का योगदान रहा है, हमारे लिए बहुत ही सराहनीय रहा है। यानी बाबा साहेब महिलाओं के लिए एक प्रेरक का कार्य करते थे कि वो प्रेरित हों और साहित्य लेखन में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी अपने कदम बढ़ाएं, ताकि जो महिलाओं की स्थिति है समाज में वो और मजबूत हो। जी। डॉक्टर राम मनोहर राव साहब जी, आप चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और बाबा साहब ये सोचते थे कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा की सुविधा मिले, कोई भी बीमार या पीड़ित ना रहे। जी। क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? उसमें उन्होंने स्टेट को ये प्रावधानित कराया कि सभी को शिक्षा और सभी को स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जाए। इसके लिए बोर कमेटी का भी गठन किया गया था, आपको याद हो अगर। पुरानी बात, मैं भी रिटायर्ड डॉक्टर हूँ तो मुझे याद आता है बोर कमेटी की बात हुई थी और उसमें सब 30,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोल करके लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जाए। हम ये कह सकते हैं उसी का परिणाम है कि आज देश में प्रत्येक जन को सरकार द्वारा चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अब तो और बहुत सी योजनाएं इस समय चल रही हैं, आयुष्मान योजना है। सूत्रपात तभी हुआ जी, सूत्रपात हुई है। चिकित्सा, स्वास्थ्य और सबको समान अवसर का उनका बहुत बड़ा था और उसमें इसके लिए उन्होंने कुछ नौकरियों में आरक्षण भी दिया था डाउन ट्रोडन क्लास को। उद्देश्य यही था कि समाज में सभी का विकास और देश एक एकता से और उसमें जुड़ा रहे और एक साथ आगे विकास। डॉक्टर बुद्धप्रिय जी, चूंकि समय हमारे पास सीमित है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ आप ऐसी बात अवश्य बताएं जिससे कि हमारे इस कार्यक्रम का समापन एक उस दिशा की ओर जाए जबकि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व को सादर प्रणाम कर सके और उनका जो एक विलक्षण प्रतिभा उनके अंदर थी उसको नमन कर सके। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मुकेश जी, मैं देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ बरेली दूरदर्शन के माध्यम से। इस समय मूक नायक पत्रिका का शताब्दी वर्ष चल रहा है और इस शताब्दी वर्ष में बाबा साहब ने मूक नायक, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका निकाला और उन्होंने ये संदेश दिया कि हमारा देश किसी भी विषम परिस्थिति में हो, समाज के सभी लोगों को हको हकूक मिले, सभी लोग समानता के भाव से रहें, भाईचारा के भाव से रहें, तभी हमारा देश ये उन्नति कर सकता है और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने के लिए बाबा साहब सदैव प्रयास करते लिए। हम भी यही चाहेंगे कि आज जो बाबा साहब की परिचर्चा हो रही है, देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधे रखे। नमो बुद्धाय। जी बिल्कुल, आप सभी लोग हमारे स्टूडियो में आए और आपने एक आदर्श व्यक्तित्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आप सबके स्टूडियो में आने के लिए, अपने अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।